everyone, I hope you are well guys. Welcome to my YouTube channel. So guys, today topic is net operating income. ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की सेकंड थ्योरी है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नेट इनकम थ्योरी को डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने उस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप उसके थ्रू जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी सजेस्टेड बाय डेविड डुरान। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी किसने सजेस्ट किया था? डेविड डुरान। नेट इनकम थ्योरी को भी किसने सजेस्ट किया था? डेविड डुरान। तो दोनों ही थ्योरी को डेविड डुरान ने ही सजेस्ट किया था। ओके, चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी में बताया क्या गया है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, the change in capital structure will not lead to any change in the total value of firm and market price of shares as well as the overall cost of capital. इस अप्रोच के अकॉर्डिंग the change in capital structure will not lead to any change in the total value of the firm. इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होती है, कंपनी की डेब्ट चेंज हो जाती है, कंपनी की इक्विटी या कोई भी प्रेफरेंस शेयर में चेंजेस होता है, तो उससे कोई भी कंपनी की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होता है। कंपनी की वैल्यू उससे चेंज नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही साथ ना ही उसका मार्केट प्राइस चेंज होगा और ना ही उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा। सो गाइस, सिंपल सा इस अप्रोच में ये बताया गया है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेब्ट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंजेस होती है, तो उससे कंपनी की वैल्यूएशन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ ना ही उसका मार्केट प्राइस पे कोई अफेक्ट पड़ेगा और ना ही उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। सिंपल सा ये थ्योरी ये बताना चाहती है कि कंपनी के फाइनेंशियल मिक्स जो है वो इररिलेवेंट है कंपनी के वैल्यू ऑफ फर्म से। मतलब कंपनी की वैल्यू से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। कंपनी की डेब्ट में कोई भी चेंजेस करिए, उसकी इक्विटी में कोई भी चेंजेस करिए, उससे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता फर्म के वैल्यूएशन पे। समझ में आया? लेकिन हमने जो इसकी लास्ट थ्योरी पढ़ी थी, नेट इनकम थ्योरी, उसमें यह बताया गया था कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं तो उससे कंपनी की वैल्यूएशन पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इस थ्योरी में जस्ट उसकी अपोजिट है। तो गाइस, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी जो है वो नेट इनकम थ्योरी की अपोजिट थ्योरी है। ओके, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एज पर दिस अप्रोच, द मार्केट वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग इनकम एंड द एसोसिएटेड बिजनेस रिस्क ऑफ फर्म। सो गाइस, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू है वो किस पे डिपेंड है? ऑपरेटिंग इनकम पे डिपेंड है। ओके, जैसे कि हमने लेवरेज डिस्कस किया था, तो लेवरेज में हमने फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा था, तो वही बात बताई गई है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू है कंपनी की वो किस पे डिपेंड है? ऑपरेटिंग इनकम पे, ठीक है। और साथ ही साथ वो बिजनेस रिस्क ऑफ फर्म से एसोसिएट करती है, मतलब फर्म के रिस्क फैक्टर से भी वो रिलेट करती है। तो मार्केट वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कि कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, कंपनी कितना सेल्स कर रही है, कितनी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, कितनी उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू किससे रिलेट करती है? उसके ऑपरेटिंग इनकम से। और साथ ही साथ ये भी एसोसिएट करती है कि फर्म के रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो गाइज, हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को डिस्कस करेंगे। द यूज ऑफ हायर डेप्ट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज द रिस्क ऑफ शेयर होल्डर। सो गाइज, जैसे हमने इस अप्रोच में पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेप्ट हाई होने की वजह से यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन पे नहीं, बल्कि क्या हो रहा है कि शेयर होल्डर के रिस्क फैक्टर पे अफेक्ट पड़ रहा है। कंपनी की अगर डेप्ट हाई हो जाती है, अगर डेप्ट रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा हो जाता है, तो जो शेयर होल्डर का रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन शेयर होल्डर रिस्क कॉज द हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर शेयर होल्डर का रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो इसका रीजन क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का रेशियो हाई होता है, डेप्ट वैल्यू ज्यादा होती है, तो उससे भी शेयर होल्डर का रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता है। और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी शेयर होल्डर का रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो गाइज, अब यहाँ पे इस थ्योरी में आप देख रहे होगे कि जो केडी है और केई दोनों के इंक्रीज होने से, कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों के इंक्रीज होने से शेयर होल्डर का रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट क्या है, अ हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट मीन्स यही न्यूलीफाइज द एडवांटेज गेन ड्यू टू द चीपर कॉस्ट ऑफ डेप्ट। सो गाइस थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी होने से, कॉस्ट इक्विटी की कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से जो हमें डेप्ट वैल्यू कम मिल रही है और डेप्ट वैल्यू की चीपर वैल्यू होने से जो हमें एडवांटेज मिल रहे हैं, ठीक है, वो एडवांटेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई होने से न्यूलीफाई हो जा रही है, मतलब उसकी जो एडवांटेज है वो लॉस हो जा रही है। समझ में आ रहा है? कॉस्ट इक्विटी हाई होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमें कम दाम में मिल रहा है उसकी वजह से जो हमें एडवांटेज मिल रहे हैं, ठीक है, चीपर वैल्यू होने की वजह से जो हमें एडवांटेज मिल रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट की वजह से, वो न्यूलीफाई हो जा रहा है। बिकॉज न्यूलीफाई का मतलब हो जा रहा है लॉस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे हाई है, ठीक है। सो गाइज हमने इस 3 पॉइंट को एडिशनली समझा, ठीक है। आगे हम इसके ग्राफ्स को समझते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम एजम्पशन को डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी पढ़ी है उसके हम एजम्पशन को डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी में क्या क्या एजम्पशंस ली गई हैं। सो फर्स्ट एजम्पशन इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स इस थ्योरी में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, आप समझते हो कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के नॉट से। ये क्या होगा इस थ्योरी में? कांस्टेंट होगा, के नॉट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग नेट इनकम थ्योरी में देख रहे थे कि के नॉट पे इफेक्ट हो रहा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अफेक्ट हो रहा था, बट इस थ्योरी में के नॉट कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। सेकेंड एजम्पशन क्या है? देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, सेम एज इट इज। अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं सब में कॉर्पोरेट टैक्सेस जीरो हैं, ठीक है। द मार्केट कैपिटलाइजर्स द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल, मतलब मार्केट कैपिटलाइजर से जो है वैल्यू ऑफ द फर्म पूरा लेना है, ठीक है, फर्म की वैल्यू हम पूरी ले रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में, ठीक है। हमने इसके एजम्पशंस को डिस्कस कर लिया। अब हम इसके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने नेट इनकम थ्योरी में डिस्कस किया था। एज इट इज आप ग्राफ देख रहे होगे, जैसे मैंने आपको नेट इनकम थ्योरी में बताया था, दो यहाँ पे लाइन है, वर्टिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है एंड हॉरिजॉन्टल डेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखेंगी, एक है के डी, के नॉट एंड के ई। के डी इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट, के नॉट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड के ई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। सो गाइज इसमें क्या बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है, ओके। नो इफेक्ट ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे के नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जैसे कि लास्ट थ्योरी में हमने देखा था कि वहां पे के ई कांस्टेंट था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट था, ठीक है, लेकिन इस थ्योरी में आपका के नॉट कांस्टेंट है, ओके। सो गाइस यहाँ पे आप देखो जैसे कि लास्ट थ्योरी में के ई कांस्टेंट था, इस थ्योरी में आपका के नॉट कांस्टेंट है। ये जो रेड लाइन है ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट के साथ कॉस्ट ऑफ जो के नॉट है वो डेप्ट तो चेंज हो रहा है लेकिन के नॉट चेंज नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। केडी के साथ आपका क्या चेंज हो रहा है? के ई चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे केडी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आप देखो केडी जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे के ही भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं केडी और केई के रिलेशन के बारे में बात करूं तो केडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केई से, ठीक है। मतलब अगर हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट को इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज होगी। आपने यहाँ पे पढ़ा है ना, यही स्टेटमेंट मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे जैसे डेप्ट इंक्रीज होगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज होगी। तो अभी हमने जो फैक्टर एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ रहे थे कि जब हम डेप्ट इंक्रीज कर रहे थे तब भी शेयर होल्डर के रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो रहा था, जब हम इक्विटी इंक्रीज कर रहे थे तो भी शेयर होल्डर का रिस्क इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, नेट ऑपरेटिंग इनकम में जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए यहाँ पे जैसे जैसे डेप्ट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है। इस केस में आपका के नॉट कॉन्स्टेंट है, के नॉट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो गाइज आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, ग्राफ से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पे के ही चेंज होगा, के डी के साथ के नॉट कांस्टेंट होगा, ओके क्लियर। तो चलिए हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। सो गाइज हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। हमने जैसे नेट इनकम थ्योरी में फॉर्मूलाज देखा था, सेम एज इट इज आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरीज में भी सेम फॉर्मूला दिखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे कि उसमें हमने पहला फॉर्मूला दिखा था वैल्यू ऑफ फर्म का, सो वैल्यू ऑफ द फर्म V इज इक्वल टू S प्लस डी, सेम एज इट इज इस थ्योरी में भी सेम फॉर्मूला है। V इज वैल्यू ऑफ द फर्म, S इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी
डे इज मार्केट वैल्यू ऑफ डेट. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका एनआई. एनआई आप तो जानते हो एनआई क्या होता है, इज अ नेट इनकम. तो नेट इनकम इज इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, सेम एज इट इज लास्ट थ्योरी की तरह. ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड फॉर्मूला है के नॉट इज इक्वल टू EBIT अपॉन वी. ये भी मैंने आपको लास्ट थ्योरी में बताया था. सो के नॉट आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एंड वी इज वैल्यू ऑफ द फर्म, जो आपने फर्स्ट फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट किया है. ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आपको V निकालना हो और के नॉट आपके गिवन हो क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको V को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है और के नॉट को यहाँ पे लेते आना है. तो मैंने वही काम किया है, V को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और के नॉट को मैंने यहाँ पे लेते आई हूँ. ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू EBIT अपॉन के नॉट. क्लियर गाइज? ओके, सो गाइज फोर्थ फॉर्मूला इज S इज इक्वल टू V माइनस T. ओके, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला यहीं से आया है. ठीक है, तो इस केस में आपको V फाइंड आउट करना था और S और T गिवन हो. इस केस में इसी का मैंने बस इक्वेशन को मैंने बस चेंज किया है, मैंने S को इस साइड रख दिया है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V माइनस डी. तो S इज इक्वल टू V माइनस डी तब हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास V और D गिवन हो और S फाइंड आउट करना हो. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज K. आपको यहाँ पे दो फॉर्मूलेज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा और सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको लास्ट थ्योरी में बता दिया है. ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू जाकर देख सकते हो, उस थ्योरी को समझ सकते हो. ठीक है, तो KE इज इक्वल टू KE दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EBIT माइनस आई डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय S. ठीक है, सो EBIT में से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे S वैल्यू से, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम इस वैल्यू को परसेंटेज में ला रहे हैं. ठीक है, उसके बाद के नॉट का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन V इंटू 100. ठीक है, तो के नॉट आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसके थ्रू आपका ये इस फॉर्मूले से आप के नॉट फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, मैंने एज इट इज आपके नॉलेज के लिए लिख दिया कि के नॉट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड NI इज नेट इनकम, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे. ओके, सो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो गाइज, अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे नेट ऑपरेटिंग इनकम में क्या समझाया गया है, और हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्या सच में डेब्ट इंक्रीज होने से, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से कंपनी के वैल्यूएशन पे कोई अफेक्ट नहीं करता. तो चलिए हम देखते हैं. सो गाइज, क्वेश्चन इज अ कंपनी, कोई भी कंपनी है, expects a net operating income is EBIT of rupees 1,50,000. Its debt amount to be 8 lakh rupees and its cost of debt is 8%. Okay, the overall capitalization rate is 12%. You are required to calculate the value of firm and the equity capitalization rate according to NOI. सो गाइज, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको जिस भी थ्योरी से बोलेगा तो लास्ट में लिख देगा कि आपको NOI के थ्रू करना है या NI के थ्रू करना है. ठीक है, तो आप उसी अप्रोच के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. ओके, सो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. इस क्वेश्चन में कि कोई कंपनी है, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम आई है EBIT, वो 1,50,000 आई है. ओके, और उसकी डेप्ट अमाउंट कितनी है, 8 लाख रुपीज़. ठीक है, उस 8 लाख रुपीज़ पे कितना कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, 8%. ठीक है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 12%. ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म एंड, देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म तो आप समझ गए हो कि V कैलकुलेट करना है. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब यहाँ पे है KE कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है. ओके, NOI के थ्रू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. तो गाइज, चलिए हम सोल्यूशन देखते हैं. सोल्यूशन में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन है हम उसको नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है, सोल्यूशन में क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में हमारे पास EBIT गिवन है. तो EBIT कितना है, 1,50,000. ओके, डेप्ट कितना गिवन है, 8 लाख रुपीज़, तो उस पर कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है, 8%. ओके, के नॉट, आपका के नॉट गिवन है. के नॉट कितना दिया हुआ है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 12% दिया हुआ है, यही आपका के नॉट है. ओके, सो के नॉट आप कितना रख लोगे, 12%. ओके, हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है एंड KE कैलकुलेट करनी है. यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इक्विटी
कैपिटलाइजेशन रेट, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें कैलकुलेट करनी है। कंफ्यूज नहीं होना, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब वही है केई, ठीक है। सो वी कैलकुलेट करना है एंड केई कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टेप 1 हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वी। तो वी में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है के ई और के नॉट का, हम उसमें से के नॉट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो के नॉट इज इक्वल टू, क्यों हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास के नॉट भी गिवन है, ईबीआईटी भी गिवन है, तो हम इसके थ्रू वी फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। सो के नॉट इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन वी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। इस पर हम के नॉट की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो के नॉट आपका 12% दिया हुआ है, आप यहाँ पे 12 पुट करोगे। हाँ, आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि हम 0.12 क्यों नहीं पुट करेंगे डेसिमल के फॉर्म में। हम इसलिए यहाँ पे डेसिमल वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये जो हमारा फॉर्मूला है ये एक्चुअली पहले से ही परसेंटेज वैल्यू है, और यहाँ पे के नॉट पे परसेंटेज वैल्यू हम पुटअप करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 गिवन नहीं होता तो हम यहाँ पे 0.12 पुट करते, लेकिन पहले से हमने ये परसेंटेज फॉर्मूला बना रखा है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई ये फॉर्मूला पहले से ही परसेंटेज में है, इसलिए हम यहाँ पे 0.12 पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम के नॉट की वैल्यू 12 पुट कर रहे हैं, ओके। ईबीआईटी आपका 1,50,000 पुट कर देना, वी आपका गिवन नहीं है तो एज इट इज रहने दो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 100 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये 12 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 12/100 हो गया, और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें v निकालना है, तो हम v को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो v इधर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में है, तो आप तो जानते हो जो चीज़ डिनोमिनेटर में रहती है वो उस साइड जाती है इक्वल टू के, तो वो उल्टा हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में है तो इधर आएगी तो न्यूमरेटर में चली जाएगी, ओके। सो v हो गया, अब ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा, तो 1,50,000 डिवाइड हो जाएगा 0.12 से, ठीक है, क्योंकि 12/100 इज 0.12, तो 1,50,000 को डिवाइड करेंगे जब 0.12 से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12,50,000, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो 12,50,000 जो हमारी वैल्यू आई है वो एक्चुअली में क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म है, तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट हो गया, हमने निकाल लिया कि फर्म की वैल्यूएशन कितनी है, 12,50,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे। तो स्टेप टू हम अप्लाई करेंगे, हम स्टेप 2 एस कैलकुलेट करेंगे। एस का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस डी, ठीक है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये v इज इक्वल टू एस प्लस डी से आया है, ओके, यहीं से ये फॉर्मूला शिफ्ट होके एस इज इक्वल टू v माइनस डी हो गया है, ओके। सो v आपका अभी आपने कैलकुलेट किया 12,50,000, उसमें से आप डेप्ट वैल्यू माइनस करोगे, डी क्या है, डेप्ट है, तो डेप्ट यहाँ पे कितनी लग रही है, 8 लाख रुपीज़, ठीक है, डेप्ट वैल्यू कितनी है, 8 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू ऑफ फर्म में से डेप्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे, तो जब वैल्यू ऑफ फर्म में से डेप्ट वैल्यू को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,50,000। सो ये 4,50,000 रुपीज़ क्या है, ये एस है, एस मतलब इक्विटी, ठीक है, ये इक्विटी वैल्यू है, तो इक्विटी वैल्यू कितनी आ गई, 4,50,000 रुपीज़, ओके। अब हम स्टेप 3 की तरफ चलेंगे। सो गाइज स्टेप 3 में हम के का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने यहाँ पे एस क्यों कैलकुलेट किया, यही रीज़न है क्योंकि हमने वी तो कैलकुलेट कर लिया था, अब हमें के कैलकुलेट करना था। तो के की फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, के का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT माइनस आई अपॉन एस इंटू 100। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें एस चाहिए, क्योंकि EBIT आई गिवन है हमारे पास लेकिन एस नहीं है, तो एस के लिए हमें पहले यहाँ पे एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इसीलिए हमने पहले एस को कैलकुलेट कर लिया, ओके। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले के थ्रू हम के फाइंड आउट करेंगे। सो EBIT तो हमें पता है, बट आई हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई क्या है एक्चुअली में, आई इंटरेस्ट है। तो गाइज मैंने आपको हर वीडियो में इंटरेस्ट निकालना बताया है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे डेप्ट वैल्यू आपकी 8 लाख रुपीज़ दी हुई है और इस पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है, 8%, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि डेप्ट पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, इस डेप्ट पे इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, हम 8% को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 लाख से, ठीक है। 8% को ओपन करेंगे तो 8/100 हो जाएगा, उसको 8 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64,000 रुपीज़, ओके। सो इंटरेस्ट कितना लग रहा है 8 लाख पे, 64,000 रुपीज़, ओके। सो गाइज अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो EBIT इज 1,50,000 माइनस आई करना था, तो आई हमने फाइंड आउट किया 64,000, ठीक है। एस से डिवाइड करना था, तो हमारा एस कितना है, हमारा एस यहाँ पर आया था 4,50,000, ठीक है। तो हमने एस पुटअप करके डिवाइड कर दिया,
जब हम डिवाइड इस दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 86,000। उसको हम डिवाइड करेंगे 4,50,000 से, ठीक है। डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.11%, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो अगर डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.1911, ठीक है। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 19.11%, ओके। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन का हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। वी वैल्यू ऑफ फर्म भी कैलकुलेट कर लिया और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कितनी आई है 19.11%, ठीक है। तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट कर लिया, ओके। सो गाइज हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ फर्म एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इफ द डिवेंचर डेप्ट इज इंक्रीज टू 10 लाख रुपीज। इसमें ये कहा गया है कि अगर हम डिवेंचर डेप्ट को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करके 10 लाख रुपीज कर देते हैं। पहले डेप्ट वैल्यू कितनी थी 8 लाख रुपीज, ठीक है। पहले डेप्ट वैल्यू कितनी थी 8 लाख रुपीज, अगर हम उसे इंक्रीज करके 10 लाख रुपीज कर देते हैं तो उससे इंक्रीज होने से, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से वैल्यू, फर्म के वैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उससे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्या हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि अगर हम डिवेंचर डेप्ट को इंक्रीज कर देते हैं 8 लाख से 10 लाख रुपीज कर देते हैं तो उससे फर्म की वैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। सो गाइस सोल्यूशन इज ईबीआईटी आपको पहले से ही 1,50,000 गिवन है। डेप्ट यहाँ पे इंक्रीज होकर 10 लाख रुपीज हो चुका है, पहले 8 लाख था अब 10 लाख हो गया है, बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट अभी भी 8% है, ठीक है। के नॉट 12% है एज इट इज, के नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है। हमें यहाँ पे फिर से वी और के ही कैलकुलेट करना है, तो के नॉट हम वही सेम एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले के नॉट लगाएंगे। सो के नॉट का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है। सो ईबीआईटी क्वेश्चन में आपको गिवन है 1,50,000, के नॉट, हाँ ये फॉर्मूला है सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, वी को इधर शिफ्ट कर दिया था, के नॉट को इधर, तो वही मैंने यहाँ पे भी किया, वी को इधर शिफ्ट कर दिया और के नॉट को इधर, तो वी इधर आ गया और के नॉट यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो वैल्यू पुटअप करेंगे, ईबीआईटी आपका 1,50,000 है, के नॉट आपका 12 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे के नॉट पहले से ये परसेंटेज फॉर्मूला है तो इसलिए हम के नॉट की डेसिमल वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो के नॉट 12 पुट कर दिया इंटू 100, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12,50,000। तो आप ये सोच रहे होगे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आपका वैल्यू ऑफ फर्म 12,50,000 आया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म कितना आया 12,50,000, और सेकेंड जब डेप्ट इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है 12,50,000। सो गाइज यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमने जब डेप्ट चेंज किया, पहले केस में 8 लाख था तब भी आपका 12,50,000 आ रहा था, और फिर डेप्ट इंक्रीज होकर 10 लाख हो गया तो भी आपका वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ रहा है 12,50,000। मतलब डेप्ट इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो यहाँ पे हमने सॉल्व करके देख लिया। चलिए अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए पहले हमें एस कैलकुलेट करना होगा। तो एस के लिए क्या करेंगे, वी माइनस डी होता है, तो एस की वैल्यू आपकी दी है 12 लाख, वी माइनस डी, तो वी की वैल्यू दी हुई है 12,50,000, हम पुटअप करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्ट वैल्यू से, तो डेप्ट वैल्यू कितनी है 10 लाख रुपीज़। सो 12,50,000 में से 10 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे, 2,50,000 आ जाएगा, ये आपका एस है, दैट मीन्स इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी माइनस आई अपॉन एस इंटू 100, ओके। सो ईबीआईटी गिवन है, एस गिवन है, बट आई हमें पास नहीं है, तो आई हम कैलकुलेट करेंगे, आई इज इंटरेस्ट रेट, ओके। सो इंटरेस्ट आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम डेप्ट वैल्यू का जो भी कॉस्ट ऑफ डेप्ट वैल्यू होती है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 लाख पे कितना कॉस्ट ऑफ डेप्ट लग रहा है 8%, ठीक है। तो हम इसी 8% को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 80,000, ओके। सो हमने क्या किया, 10 लाख का 8% निकाला, 80,000 रुपीज़ आ गया। तो 10 लाख पे 8% का इंटरेस्ट, दैट मीन्स हमारा इंटरेस्ट कितना लग रहा है 80,000। हम क्या करेंगे, 1,50,000 में से 80,000 को माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एस, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आई है 2,50,000, ओके। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 70,000, और उसको जब डिवाइड करेंगे 2,50,000 से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.28, ओके।
हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 28%। सो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई है वो 28% आई है। लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई थी वो कितनी आई थी? 19.11%। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 19.11% आई है, और अभी सेकंड क्वेश्चन में कितना आ गया है? 28%। सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट केस में जब आपका डेप्ट 8 लाख था तब आपका वैल्यू ऑफ फर्म 12,50,000 था, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 19.11% थी, ठीक है। सेकेंड केस में जब आपका डेप्ट 10 लाख हो जाता है, इंक्रीज होके 8 लाख से 10 लाख हो जाता है, तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है वो सेम होती है, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 28% हो जाती है, तो दैट मीन्स आप देख रहे हो कि डेप्ट इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है। ओके, सो गाइज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर सी आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई है और वैल्यू ऑफ फर्म कितना आया है, ठीक है। गाइज मैंने लास्ट टाइम पे आपको एक होमवर्क दिया था जब नेट इनकम थ्योरी पढ़ा रही थी, तो मैंने 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपको 10 लाख के डिबेंचर वैल्यू पे आपको वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो 10 लाख के डेप्ट वैल्यू पे वैल्यू ऑफ फर्म आएगा आपका 27,50,000 एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू आएगी 10.9%, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपकी वैल्यू यही आई होगी। सो गाइज मैं आपको लास्ट वीडियो का नेट इनकम थ्योरी का एक छोटा सा समराइज पार्ट दे रही हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, आपने सी का फाइंड आउट कर लिया होगा तो आपका आंसर ये आ गया होगा। अब यहाँ पे सिंपल सा आप देखो कि जैसे जैसे डेप्ट वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू है K0 वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, 10.9 से 10.7, 10.7 से 10.43। क्लियर गाइज? तो आपको नेट इनकम थ्योरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आज जो मैंने आपको नेट ऑपरेटिंग थ्योरी बताई वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, बहुत लोगों तक पहुंचाएं कि जिससे उनके डाउट सॉल्व हो। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।